हेलो, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मंडे मॉर्निंग में आप सभी का स्वागत है। सैटरडे को आई वाज नॉट वेल, इस वजह से आपका सेशन नहीं हो पाया था, बट नो वरीज। हम इतना ज़्यादा डेली में पढ़ते हैं ना कि अगर आप डेली, मतलब जब भी मैं आ रही हूँ सेशन लेने, आप डेली बस मेरे साथ एक्टिव रहो, पढ़ते रहो, हम इतनी वोकैब, इतनी रीडिंग कवर कर लेंगे कि आपका लॉस हो ही नहीं पाएगा। ठीक है, एनीवेज चलिए आज क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहला वर्ड है ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन वर्ड का मतलब होता है ट्रांसफरिंग ऑफ समथिंग। जैसे अगर किसी को एक बीमारी है, वो बीमारी दूसरे को हो रही है, तो हम बोलेंगे ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन। अगर एक की पावर दूसरे के पास जा रही है तो हम बोलेंगे ट्रांसमिशन या फिर ट्रांसफर ऑफ पावर। ट्रांसमिशन, ट्रांसफर, एक चीज को दूसरे जगह पे कन्वे करना, तो कन्वे से बना है तो कन्वेयंस हो गया। स्प्रेड करना, फैलाना। ठीक है, इन सब का मतलब होता है ट्रांसफर। ऑपोजिट हो जाएगा, अगर मैं एक चीज एक से लेके दूसरे पे ट्रांसफर कर रही हूं, ट्रांसमिशन कर रही हूं, तो उसका ऑपोजिट क्या हुआ? अपने तक ही रखना, किसी और को ना देना। अपने तक ही रखना मतलब कंटेन करके रखना, आप किसी और तक नहीं पहुंचने दे पा रहे हो, ब्लॉकेजेस लगा देना, हॉल्ट लगा देना, चीजों को अपने तक ही कंटेन रखना। कंटेन कैन ऑल्सो बी वन ऑपोजिट ऑफ दिस वर्ड। ठीक, दूसरा वर्ड बन जाता है स्पिल ओवर। देखो, स्पिल ओवर का मतलब होता है स्प्रेड ऑफ समथिंग बियॉन्ड इट इंडीड लिमिट्स। अच्छा देखो, आप सोच रहे होगे स्पिल ओवर का मतलब और जो आउटब्रेक होता है, क्या इसका मतलब सेम होता है? देखो, स्पिल ओवर का भी मतलब ये होता है कि स्प्रेडिंग ऑफ समथिंग। जैसे एक की बॉडी में कोई इन्फेक्शन है, वो इन्फेक्शन फैल रहा है, तो क्या हम इसको यही बोलेंगे कि स्पिल ओवर और आउटब्रेक का मतलब एक ही होता है? नहीं। अब यहाँ पे समझना कि स्पिल ओवर और आउटब्रेक में क्या फर्क होता है, एक माइन्यूट डिफरेंस होता है। दोनों में क्या होता है, बॉडी में जो भी वायरस है, जो भी इंफेक्शन है, वो फैलता है। लेकिन स्पिल ओवर का मतलब क्या होता है? जैसे कोई जानवर से इंफेक्शन आया, तो एनिमल से कोई इंफेक्शन आया है इंसान तक, एनिमल से इंफेक्शन ट्रांसफर हुआ है पीपल तक। ठीक है, तो वो तो स्पिल ओवर हो गया। यहां पे भी चीजें फैलती हैं, लेकिन यहां पे इंसानों से इंसानों तक फैलती है, पर्सन टू पर्सन, जैसा कि कोविड के टाइम पे हुआ था। एग्जाम्पल कोविड। तो अगर जैसे कि कोविड में किसी एक जानवर से कोई इंफेक्शन फैला होता और इंसान तक आता, तो वो हम कहते हैं स्पिल ओवर। और इंसानों से इंसानों तक जब फैलना शुरू हो जाता है, तो उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है, जैसा कोविड के टाइम पे हुआ था। फिर उसके लिए एक प्रॉपर अलग से वैक्सीनेशन, अलग से प्रोग्राम्स आते हैं। सो आउटब्रेक इज वेरी डेंजरस, स्पिल ओवर उतना डेंजरस नहीं होता है, क्योंकि वहां पे क्या हुआ, एक जानवर से आदमी तक गया, उस आदमी को हमने आइसोलेट कर दिया कमरे में, तो फिर वो आगे बढ़ने नहीं पाया, पर्सन टू पर्सन ट्रांसफर नहीं होने पाया। अवर्ट का मतलब होता है प्रिवेंटिंग समथिंग फ्रॉम हैपनिंग। जैसे एवर्जन, अवॉइड, डॉज, बायपास, शन, एस्केप, ब्लॉकेज। तो इन सब का मतलब होता है कि आपके ऊपर कोई जिम्मेदारी किसी ने डाली और आपने उस जिम्मेदारी से अपना पर्दा झटक लिया। अवॉइड करना, एस्केप करना, रन अवे कर जाना, रन अवे, भाग जाना जिम्मेदारी से, तो उसको अवर्ट बोलते हैं। ऑपोजिट क्या होता है? एक्सेप्ट करना, एक्सेप्टेंस, अलाउ करना, इंकरेज करना, तो ये ऑपोजिट हो गया। ठीक, नेक्स्ट वर्ड है प्रिसाइजली। प्रिसाइजली वर्ड का मतलब होता है एग्जैक्टली। जैसे मैंने अपने मन में कुछ सोचा था, मैंने आपको बताया कि यार मेरे लिए एक बहुत सुंदर सी पेंटिंग बनाओ, और पेंटिंग ऐसी होनी चाहिए जिसमें घर इस तरीके का हो, पेड़ इस तरीके का हो, और आपने हूबहू पेंटिंग बना दी, हूबहू एग्जैक्टली जैसे मेरे मन में था, आपने वैसे पेंटिंग बना दी, तो मैं क्या बोलूंगी? वाओ, तुमने प्रिसाइजली वैसा ही बना दिया है जैसा मैं सोच रही थी। सो दिस इज बियॉन्ड माई इमेजिनेशन। एग्जैक्टली, प्रिसाइजली, एक्यूरेटली, क्लीनली। ऑपोजिट हो जाएगा वेगली, अनक्लियरली। बात समझ में आई? तो प्रिसाइज वर्ड का मतलब बहुत से लोग सोचते हैं शॉर्ट फॉर्म होता है, नहीं। प्रिसाइज वर्ड का मतलब होता है किसी चीज को बहुत ज्यादा एक्यूरेटली, बहुत ज्यादा परफेक्शन के साथ करना। ठीक,
नेक्स्ट वर्ड है एप्रीहेंशन। एप्रीहेंशन हो गई टेंशन, ऐसे याद करो, एप्रीहेंशन हो गई टेंशन। सो एप्रीहेंशन का मतलब होता है टेंशन, एप्रीहेंशन का मतलब होता है एंजाइटी, एप्रीहेंशन का मतलब होता है फियर, वरी, कंसर्न, ये सब हो जाएगा। एप्रीहेंशन हो गई टेंशन। सो एप्रीहेंशन इज टेंशन, एंजाइटी, बहुत ज्यादा परेशान होना, ये सब हो जाएगा एप्रीहेंशन। ऑपोजिट हो जाएगा अपने अंदर बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंस होना किसी चीज को लेके, कॉन्फिडेंस, अश्योरेंस, कामनेस। तो एप्रीहेंशन हो गई टेंशन, टेंशन, एंजाइटी, बहुत ही ज्यादा अस्त व्यस्त, हैफजार्ड तरीके से मूव करना, तो ये सब हो जाता है एप्रीहेंशन का मीनिंग। और ऑपोजिट है काम, सेरीन, पीसफुल, कॉन्फिडेंस। ठीक। अच्छा, डी रेल का मतलब क्या होता है? जैसे ये रेल है, ये पटरी है, इसके ऊपर ट्रेन चल रही है, अब इससे ट्रेन नीचे आ गई, डी रेल हो गई, मतलब कि जो काम करना था, सीधे जाना था, लेकिन डी रेल हो गई, मतलब रास्ते में बाधाएं आ गई। अच्छा, जैसे ही बाधा वर्ड आपके सामने आता है, जैसे ही बाधा वर्ड आता है, सबसे पहले आपको क्या लिखना होता है? इम्पीड, इम्पास, इनहिबिट, इंटरफेयर्ड भी बोल सकते हो, इंटरफेयर्ड, थ्रोन ऑफ, डाइवर्टेड, sabotage can also be one word। तो ये सारे वर्ड्स आ जाते हैं बाधा। इसके अलावा हर्डल, हर्डल, हिंड्रेंस, ये सब तो होता ही है, ऑब्स्टिकल, रिस्ट्रिक्शंस, ये सब तो हो ही गया। ठीक है, एक ये सब आ गया इसका मत, और इसका ऑपोजिट क्या होता है? काम एकदम कंटिन्यूएशन में हो रहा है, कामली हो रहा है। एक तरफ रास्ते में बाधाएं आना, ऑपोजिट है कंटिन्यूएशन, एडवांस्ड, प्रोग्रेस्ड, ये हो जाएगा। ठीक, देख लीजिए अच्छे से सारे वर्ड्स। फिर आ जाता है एस्केलेट। यार एस्केलेट वर्ड के सिनोनिम्स तो मतलब क्या ही बताएं, जैसे ही लिस्ट आएगी तुरंत लिखना शुरू कर दो। एस्केलेट का मतलब होता है चीजों को ऊपर की तरफ लेके जाना, इंटेंसिफाई करना, इंटेंस। तो सबसे पहले एस्केलेट के तुरंत बाद लिखा करो एलिवेट। एस्केलेट वर्ड बना है एस्केलेटर से, और एलिवेट वर्ड बना है एलिवेटर से, तो यहां पे आ जाएगा एस्केलेट, एलिवेट। ठीक है, फिर आ जाएगा आपका मल्टीप्लाई, मैग्निफाई, एम्प्लीफाई, एनलार्ज, एनहांस, ऑगमेंट। इन सब का मतलब होता है चीजों को बढ़ाना, इन सब का मतलब होता है चीजों को बढ़ाना। बढ़ाने का मतलब होता है एग्जैक्युबेट, मतलब अच्छा ठीक है, एक वर्ड यहाँ पे मैं हाँ, बढ़ाने का मतलब ये सब हो गया जो हमने यहाँ पे लिखा है। अच्छा, अगर हम बात करें बढ़ाने की, तो इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? इसका ऑपोजिट हो जाएगा चीजों को रिड्यूस करना, है ना? तो रिड्यूस हो गया, मिटिगेट, मॉलिफाई, प्लिकेट, अच्छा हाँ, एमिलियोरेट, एटेनुएट, एक्सटेनुएट, ये सब हो जाएगा। चीजों को कम करने को हम कर्टल करना भी बोलते हैं। तो ये पूरी लिस्ट हमेशा याद रखा करो, इससे रिलेटेड कोई भी वर्ड आ जाता है एग्जाम में, एस्केलेट, एलिवेट, मैग्नीफाई, एम्पलीफाई, एनलार्ज, कुछ भी आ सकता है आपके एग्जाम्स में। ठीक है, नेक्स्ट है प्रोवोक। प्रोवोक किसी को भड़काना। अच्छा, भड़काना इज इग्नाइट करना। 3 वर्ड्स आई से शुरू होने वाले, इग्नाइट,
incite, ignite, incite, instigate, inflame, और क्या हो सकता है, propel, prompt, एगेन ऑन। तो ये सारा हो जाएगा सिनोनिम। ऑपोजिट हो जाएगा, एक तरफ वही भड़काना हो गया तो दूसरी तरफ इंसान को काम फील कराना, सेटल डाउन करना, ये हो गया। देख लीजिए सभी कुछ। चलिए फ्रेजल वर्ब है। फ्रेजल वर्ब स्टर अप करना, कभी भी प्रोवोक करने की बात होगी तो उसको हम बोलेंगे कम ऑन, तुम ये काम कर सकते हो। ही वॉज ट्राइंग टू स्टर मी अप, मतलब ही वॉज ट्राइंग टू मोटिवेट मी, ही वॉज ट्राइंग टू एनकरेज मी। विप अप का मतलब होता है एक्साइटिंग स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स और इमोशंस। द लीडर ट्राइड टू विप अप अ क्राउड ऑफ प्रोटेस्टर्स। लीडर ने पूरी कोशिश करी कि जो प्रोटेस्टर्स का क्राउड था उसको भड़का दे अपनी स्पीच के थ्रू, तो इसको भी विप अप करना कहते हैं। मतलब कि स्टर अप और विप अप हम इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं। राइल अप का मतलब होता है मेकिंग समवन एंग्री और एगिटेटेड, जैसे इसमें भी हम किसी प्रोवोक करने की बात कर रहे थे ना। रिलिंग अप का भी मतलब होता है प्रोवोक करना, लेकिन नेगेटिव सेंस में, जिसको हिंदी में बोला जाता है भड़काना। देखो अगर आप किसी को इनकरेज कर रहे हो, कम ऑन तुम ये कर सकते हो, तो वो दो चीजों के लिए हो सकता है। तुम किसी को लड़ाई के लिए इनकरेज कर रहे हो या पढ़ाई के लिए। लड़ाई के लिए इनकरेज कर रहे हो तो नेगेटिव हो जाएगा, पढ़ाई के लिए इनकरेज कर रहे हो तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो इनकरेज, प्रोवोक, इग्नाइट, ये सब दोनों सेंस में यूज होते हैं। अगर बात होगी पॉजिटिव सेंटेंसेस की, ये दोनों आ जाएगा। नेगेटिव के लिए RILE UP रील अप आ जाएगा। ठीक, चलो। एडिंग फ्यूल टू फायर, आग में घी डालना। इंसान गुस्से में है और ज्यादा उसका गुस्सा भड़काना, कुछ लोगों की आदत होती है एडिंग फ्यूल टू फायर। रफलिंग समवन्स फेदर का मतलब होता है भाई तुमने किसी के फेदर को ऐसे करके रफल कर दिया। सोचो चिड़िया के फेदर को तुमने ऐसे करके रफल कर दिया तो वो कितना गुस्सा आएगी। जो फेदर होता है वो चिड़िया के ही बॉडी में पार्ट होता है और तुम उसको रफल कर दोगे तो वो कितना गुस्सा आएगी। तो बस रफलिंग समवन्स फेदर का मतलब होता है किसी को इरिटेट करना या बहुत ज्यादा दुखी कर देना। रॉकिंग द बोट का मतलब होता है बोट अच्छे से नदी में तैर रही है, बोट में तुम एक छेद कर दोगे, पानी बोट के अंदर आ जाएगा, बहुत ही डिफिकल्ट ट्रबल वाली सिचुएशन हो जाएगी। हो सकता है बोट में जितने लोग हैं सब डूब जाएं। ठीक, दैट्स इट। कॉन्फिडेंस बूस्टर आपके सामने आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। बताइए इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर क्या होगा। ट्रांसमिशन का मतलब क्या होता है, ट्रांसमिशन मतलब ट्रांसफर। स्पिल ओवर का मतलब होता है वही एक तरीके का, इट्स अ काइंड ऑफ फ्लो। व्हाट इज अ सिनोनिम ऑफ एवर्ट, अवर्शन। तुमने मेरे सामने करेले की सब्जी ले आई और मैं ऐसे कह रही हूं ना 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 मैं नहीं खाऊंगी, मतलब आई एम अवर्टिंग टू दिस। तो अवर्जन का मतलब क्या होता है, प्रिवेंटिंग, अपने आप को दूर रखना किसी चीज से। प्रिसाइसली का मतलब हो गया एग्जैक्टली, मैंने जैसा मांगा था एग्जैक्टली तुमने वैसे ही मुझे बना के दिया है, तुम्हारा काम बहुत ही ज्यादा प्रिसाइज है। नेक्स्ट, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ग्रेटर रेगुलरिटी ऑन द निपहा वायरस। मैंने निपहा वायरस आपको ऑलरेडी कराया हुआ है, मे बी शायद पिछले साल, ये एक बार और आ चुका है। चलो इसको क्वेश्चन करिए और मुझे बताइए क्या होगा यहाँ पे। आपको इसका क्या करना है, स्क्रीनशॉट ले लेना है। स्क्रीनशॉट लेने के बाद मैं इसको रीड करने की शुरुआत करूंगी और आप भी मेरे संग रीड करना। स्क्रीनशॉट ले लिया है। ये केस है एक 42 साल की महिला का केरला में, जो पॉजिटिव टेस्ट हुई है निपहा वायरस से अभी 8 मई को। अब मेक्स इट द थर्ड सच इंस्टेंस, और ये तीसरा इंस्टेंस है, मतलब इस महिला के पहले भी 2 लोग मिल चुके हैं जो पॉजिटिव टेस्ट हुए हैं निपहा वायरस से, बीइंग रिपोर्टेड फ्रॉम द स्टेट्स। और वो दोनों लोग कहाँ के थे, एक मलमपुर डिस्ट्रिक्ट का था लास्ट 2 इयर्स में। अच्छा, वो जो केसेस थे मलमपुरम डिस्ट्रिक्ट के थे और लास्ट 2 इयर्स से 2 केसेस और मिले हैं, और ये तीसरा केस है 42 साल की महिला वाला जो अभी मिला है 8 मई को, ये तीसरा केस है। जो अर्लियर केस डिटेक्ट हुए थे लास्ट ईयर, वो उसमें से एक तो लड़का था 14 साल का, 21 जुलाई को पता चला था कि वो निपहा पॉजिटिव है, और दूसरा 24 साल के एक अडल्ट थे जिनका
15 सितंबर को पता चला। तो पहला लड़का था 14 साल का, दूसरा कोई एडल्ट था 24 साल का, और अब 42 साल की महिला मिली है। विद द लेटेस्ट डिटेक्शन ऑफ दिस वायरस इन द स्टेट, अभी लेटेस्ट डिटेक्शन मतलब 8 मई तो एकदम हाल की डेट हुई ना, अभी हाल ही में ये डिटेक्ट हुआ है केरला में। एंड केरला हैज रिकॉर्डेड 2 आउटब्रेक्स। और ये एक इंफॉर्मेशन है जो ऑथर ने दी है, केरला 2 आउटब्रेक्स झेल चुका है। पहला आउटब्रेक 2018 में था और दूसरा 2023 में था, और जहां पे ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन हुआ था। ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन को हम क्या बोलते हैं? आउटब्रेक। मतलब कि 2018 और 2023 में 2 आउटब्रेक्स केरला झेल चुका है। और अभी जो 4 स्पिलओवर्स मिले हैं 2019 से 2021 में, स्पिलओवर्स का मिलने का मतलब है कि वायरस मिला है लेकिन वो इंसान टू इंसान ट्रांसफर नहीं था, वो एनिमल टू पर्सन ट्रांसफर था। 2 इवेंट्स मिले हैं 2024 में, एक 2019 में और एक 2021 में। मई 8 का जो इवेंट है, इवन दो ओनली 1 पर्सन इज टेस्टेड पॉजिटिव, 8 मई में सिर्फ एक ही पर्सन मिला है जो कि पॉजिटिव है इस वायरस से। उसके आसपास जो 7 क्लोज कॉन्टैक्ट्स थे उनका भी टेस्ट हुआ लेकिन वो नेगेटिव मिले। तो इट इज अ बिट अर्ली टू कॉल इट अ स्पिलओवर। तो ये बहुत अर्ली होगा अगर हम इसको एक स्पिलओवर नाम दे दें तो। अनलाइक एन आउटब्रेक, अनलाइक एन आउटब्रेक मतलब कि स्पिलओवर में वैसा नहीं होता है जैसा आउटब्रेक में होता है। ठीक है, कभी भी हमको ऐसा बोलना होता है ना कि मेरे संग ऐसा नहीं होता जैसा तुम्हारे संग होता है, तो इसके लिए हम एक छोटा सा वर्ड यूज करते हैं अनलाइक। ठीक, अनलाइक द आउटब्रेक, जो निपा के स्पिलओवर्स हैं वो रिस्ट्रिक्टेड है, मतलब कि वो सिर्फ एक सिचुएशन में रिस्ट्रिक्टेड है। सिंगल केस विद नो ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन। बताया था ना मैंने, निपा का जो केस है वो आउटब्रेक से डिफरेंट है। यहाँ पे ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन का एक भी केस नहीं है, इसीलिए लिखा है देयर इज नो केस ऑफ ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन। वन रीजन फॉर द एब्सेंस ऑफ ह्यूमन स्प्रेड, ये जो ह्यूमन टू ह्यूमन स्प्रेड नहीं हो रहा है जैसा कोविड के टाइम पे हुआ था, इसका एक रीजन तो ये है कि टाइमली डिटेक्ट कर लिया जाता है ये केस, और जैसे ही इंसान मिलता है पॉजिटिव उसको तुरंत आइसोलेट कर दिया जाता है। इसी वजह से ये पर्सन टू पर्सन ट्रांसफर ही नहीं हो पा रहा है। दूसरा रीजन ये है क्लिनिकल प्रेजेंटेशन, क्लिनिकली बहुत ज्यादा अच्छे से इसको टेस्ट किया जाता है। In the case of Nipah virus spillovers, patients who tested positive for the virus, निपा के केस में वो लोग जो पॉजिटिव टेस्ट हुए थे वायरस से, had presented with acute, अच्छा जो निपा के केस में पॉजिटिव टेस्ट हुए थे उनको acute encephalitis syndrome AES से वो पाए गए। वाइल जो आउटब्रेक था निपा का जो कि 2018 और 23 में हुआ, वहां पे जो लोग मिल रहे थे वो दूसरी चीज से इन्फेक्टेड थे, यानी कि उनको रेस्पिरेटरी डिजीज था। बात समझ में आ रही है दोनों में डिफरेंस? निपा वायरस सपोज 2 लोगों को है, अगर वो आउटब्रेक है, आउटब्रेक मतलब पर्सन टू पर्सन ट्रांसफर जो हो रहा है, उन लोगों में पाया गया कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में उनके प्रॉब्लम थी। लेकिन ये जो स्पिलओवर है मतलब जो जानवर से डायरेक्ट आ रहा है बंदे में, ऐसे लोगों को आइसोलेट करके जब टेस्ट कराया जा रहा है तो उसमें AES पाया जा रहा है, और आउटब्रेक से जो पीड़ित थे 2018 और 2023 में, उनमें ARDS पाया गया था। ये सारा डिफरेंस है। ठीक है, पूरा समझ में आया? देखो अगर दिमाग में पूरा पिक्चर बसा है ना, क्या पिक्चर है कि भाई निपा से अभी 8 मई को एक लड़की टेस्ट होकर पाई गई, बट दिस इज नॉट एन आउटब्रेक। आउटब्रेक में क्या होता है, एक बंदे से दूसरे बंदे तक चीजें ट्रांसफर होने लगती हैं, जैसा 2018 और 23 में हुआ था। 2018 और 23 के जो पेशेंट थे उन पे ARDS सिंड्रोम पाया गया था, और जो ये एक एक बंदे करके मिल रहे हैं जिनको आइसोलेट कर दिया जा रहा है, इनके में पाया जा रहा है AES वायरस। तो सब अलग अलग है। आउटब्रेक इज डिफरेंट, स्पिलओवर इज डिफरेंट। स्पिलओवर के मरीजों को टेस्ट किया जा रहा है तो उनको AES मिल रहा है, आउटब्रेक के टाइम के मरीजों को टेस्ट किया गया था तो उनको ARDS रेस्पिरेटरी की बीमारियां मिली थी। तो ये पूरा सिस्टम है। क्वेश्चन है व्हाट डिस्टिंग्विशेस एज निपा वायरस स्पिलओवर फ्रॉम एन आउटब्रेक। स्पिलओवर को आउटब्रेक से क्या डिस्टिंग्विश कर रहा है? स्पिलओवर इन्वॉल्व्स एनिमल व्हाइल आउटब्रेक इन्वॉल्व्स ह्यूमन। नहीं, दे डू नॉट इन्वॉल्व्स ओनली एनिमल, ये बोलना गलत होगा। एनिमल टू ह्यूमन ट्रांसमिशन इन्वॉल्व होता है स्पिलओवर में, तो दिस इज रॉन्ग एंड दिस इज राइट। स्पिलओवर इज लिमिटेड टू 1 केस और आउटब्रेक इज लाइक
मल्टीपल लोग मिलते हैं। तो 2 इज द करेक्ट आंसर, नॉट 1। What clinical difference has been observed between spillover and outbreaks patients? जो एक एक करके लोग मिल रहे हैं उनमें क्या डिफरेंस है, और आउटब्रेक में जो लोगों की बीमारी थी उसमें क्या डिफरेंस था, AES और ARDS का? ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। रीडिंग और समरी अच्छी है ना, तो पॉसिबल ही नहीं है कि आप कुछ भी गलत कर दो। मेरे संग डेली रीड करिए द हिंदू। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, SSC का कैलेंडर आउट हो चुका है, CGL, CHSL, CPO, स्टेनो, बैंक, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सिंपल सी बात समझो, डेली मेरे संग द हिंदू रीड किया करो। इसी तरीके से मैं क्वेश्चंस कराती हूँ, वो कैप पढ़ाती हूँ, आराम से इंग्लिश में ना आपको इंग्लिश से प्यार हो जाएगा आपको। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए। अब एग्जाम का कैलेंडर आउट हो गया है, नोटिफिकेशन की डेट भी आपको पता चल गई है, तो अब किस बात का वेट है? शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस होमवर्क को करिए। होमवर्क में इस पूरी लिस्ट में से कोई भी 4 शब्द उठा लिए जाते हैं, और शब्द वही उठाना जिसके 2-3 सिनोनिम एक बार में लिख दो बिना गूगल किए। जो मैंने पढ़ाए हैं उसी में से आंसर करना है, वही होगा असली विजेता। ठीक है, चलिए। ऑल्सो अब मैं आपको नए बैचेस के बारे में बता दे रही हूँ। हमारी लैब ऐप के ऊपर लाइव कोर्स में जाइएगा, वहां पे एक नया बैच आ चुका है। उस नए बैच का नाम है उम्मीद बैच। ठीक है, ब्रांड न्यू बैच है, एग्जाम भी आने वाला है, तो जिसको एकदम शुरू से तैयारी करनी है, SSC कैलेंडर का जो वेट कर रहा था, कैलेंडर आउट हो चुका है, तो लाइव कोर्स में जाके उम्मीद बैच है, फाउंडेशन बैच है, उसको आप एडमिशन ले लो उसमें, और इस कोड को डाल दीजिएगा तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, यूल गेट अ गुड डिस्काउंट आफ्टर यूजिंग दिस कोड। थैंक यू सो मच।